नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। काशी और आजमगढ़ में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। आखिरी दौर में सबसे ज्यादा हलचल इन्हीं दोनों सीटों पर ही रही और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी सबके दिग्गजों ने वाराणसी में ही डेरा डाले रखा। काशी का शोर तो इतना बड़ा था कि लोग आखिरी दौर के मतदान वाली बाकी 40 सीटों को मानो भूल ही गए। आखिर वाराणसी ही शक्ति प्रदर्शन का केंद्र क्यों बन गया? आज बड़ी बहस इसी पर होगी, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। अब तक की खास खबरों के प्रस्तुत करता है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH। सह प्रायोजक शुद्ध पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। जीते तो वाराणसी सीट नहीं छोड़ेंगे मोदी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिए संकेत, कहा मेरी जन्मभूमि मोदी की बनेगी कर्मभूमि। प्रधानमंत्री यदि कैंडिडेट हमारी जन्मभूमि से होता है तो इससे बड़े गौरव की बात और कुछ नहीं हो सकती। नतीजों से पहले रोड मैप तैयार करने में जुटी बीजेपी। आज रात 8:30 बजे मोदी और राजनाथ करेंगे संघ प्रमुख से मुलाकात। सरकार बनाने के सभी समीकरणों पर चर्चा संभव। काशी के कुरुक्षेत्र में सड़क पर शक्ल रोड मैप तैयार करने में जुटी बीजेपी। आज रात 8:30 बजे मोदी और राजनाथ करेंगे संघ प्रमुख से मुलाकात। सरकार बनाने के सभी समीकरणों पर चर्चा संभव। काशी के कुरुक्षेत्र में सड़क पर शक्ति प्रदर्शन। राहुल गांधी ने मोदी को वाराणसी में दिया अमेठी का जवाब। रोड शो कर दिखाई ताकत। अखिलेश यादव ने भी बनारस में ठोकी ताल। आखिरी रन से पहले मायावती का मोदी पर बड़ा हमला, कहा विकास के दावे सफेद झूठ। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार ने गंगा को भी नहीं छोड़ा। अपनी जाति के नाम पर लोगों को भड़काने का लगाया आरोप। कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी। राहुल ने जासूसी कांड के बहाने साधा मोदी पर निशाना, कहा महिलाओं को शक्ति नहीं इज्जत देने की जरूरत। मोदी का पलटवार, बोले जितना कीचड़ उछालेंगे उतना खिलेगा कमल। और जनता के फैसले से पहले प्रधानमंत्री ने शुरू की विदाई की तैयारी। ओबामा समेत दुनिया भर के बड़े नेताओं को लिखी चिट्ठी, साथ काम करने के लिए कहा शुक्रिया। कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन क्या ये लाइन सियासी किताब के किसी पन्ने में फिट बैठती है? काशी में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने रोड शो की शक्ल में खूब भीड़ जुटाई। चारों ही पार्टियों के मेगा शो में सड़कों पर तिल रखने तक की जगह नहीं थी। सबने अपने अपने रोड शो के बाद दावा ठोका कि काशी के प्रचार का असर 2014 के चुनाव में चमत्कार की तरह दिखेगा। नरेंद्र मोदी की नजर इसलिए काशी के साथ साथ पूरे पूर्वांचल पर है, तो मोदी की काट के तौर पर मुलायम ने आजमगढ़ से ताल ठोकी है। लेकिन आखिरी दौर में चुनाव तो काशी के अलावा बाकी की 40 सीटों पर भी होना है, तो उन 40 सीटों पर सियासी दलों का इतना जोर क्यों नहीं था? बड़ी बहस में आज बड़ा सवाल ये कि बनारस में शक्ति परीक्षण का सच क्या है और क्या बनारस और आजमगढ़ पूरे पूर्वांचल को प्रभावित करेगा? नौवें और आखिरी चरण के चुनाव में बड़ी पार्टियों के बड़े सुरमाओं ने वाराणसी में पूरा जोर लगा दिया। मोदी आए तो काशी भगवा रंग में रंग गई। केजरीवाल ने रोड शो किया तो सफेद टोपी वाली सेना सड़कों पर छा गई। आज राहुल गांधी आए तो यही बताया गया कि लोग स्थानीय हैं और भीड़ ऐतिहासिक है। फिर खुली जीप से अखिलेश यादव ने हाथ हिलाया तो काशी की फिजाओं में समाजवादी पार्टी के झंडे लहराने लगे। सबका अपना दावा, अपना यकीन कि ये तो आगाज है। आम आदमी पार्टी जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है। समाजवादी पार्टी सबसे आगे रहेगी। रायबरेली हो अमेठी सुपड़ा साफ कर देने वाली है। परिणाम और सुनहरा होगा। पक्के से हम यहाँ से जीतेंगे, बहुमत से जीतेंगे। हमारा कैंडिडेट लोकल है और बाकी सब बारिशी मेंढक है, चुनाव में आए हैं, चुनाव के बाद भाग जाएंगे। बनारस के लोगों ने मन बना लिया है कि वो प्रधानमंत्री बनारस का बनाएंगे और
नरेंद्र भाई को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। आम आदमी पार्टी जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है। नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं, अब सारा बनारस ये कहने लग गया है। लेकिन इन सब के बीच एक अहम सवाल जो शायद इन 4 घंटों के मेगा शो में कहीं खोसा गया, सवाल ये कि सभी पार्टियों का जोर सिर्फ काशी पर ही क्यों था? बनारस में सियासी शक्ति परीक्षण का सच क्या है? दरअसल काशी में दम दिखाने का मतलब साफ है। बीजेपी ने काशी से पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को उतारा तो बीजेपी को ये डर सता रहा है कि कहीं काशी में कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा उलटफेर न कर जाए। शायद इसीलिए आज पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को संकेत देना पड़ा कि मोदी चुनाव जीतने के बाद वाराणसी की सीट नहीं छोड़ेंगे। बनारस की जनता को आप स्पष्ट क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो वोटिंग होगा 12 तारीख को नरेंद्र मोदी इसी सीट को रखेंगे? मैं कह रहा हूं, वाराणसी की जनता को विश्वास है, क्योंकि मैं यहीं का हूं, यहीं की जन्मभूमि हमारी। जानते हैं कि इस मिट्टी का बेटा जो है इस धरती के साथ कभी जो है कुछ गड़बड़ नहीं होने देगा। केजरीवाल ने मोदी को हराने की खुली चुनौती दी है तो केजरीवाल के लिए भी काशी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई। गांधी परिवार के गढ़ में मोदी हुंकार भर आए थे तो मोदी को जवाबी हमला राहुल गांधी ने भी अजय राय के रोड शो के जरिए दे दिया। और इन तीनों ही पार्टियों की लड़ाई में कहीं समाजवादी पार्टी गुम न हो जाए, इसलिए कैलाश चौरसिया के लिए प्रचार करने खुद मैदान में उतर आए अखिलेश यादव। तो अब बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या 90वें चरण में सिर्फ काशी के चुनाव से ही मतलब रहा राजनीतिक दलों को? 12 मई को 90वें चरण में काशी के अलावा 40 और सीटों पर भी मतदान होंगे। इनमें वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश की 18 सीटें शामिल हैं, बिहार की 6 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल की 17 सीटों पर भी मतदान होगा। कहने को तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मोदी ने भी रैली की, सोनिया भी पहुंची, राहुल भी गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी धुआंधार प्रचार किया, लेकिन काशी जितना दम किसी ने कहीं नहीं दिखाया। काशी के बाद अगर चर्चा हुई तो आजमगढ़ की, जहां खास रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं। आखिरी दौर के प्रचार में वाराणसी और आजमगढ़ पर बड़े नेताओं की पैनी नजर क्यों थी, ये सबको पता है। मोदी पूर्वांचल में बीजेपी के पैर जमाने के इरादे से काशी में उतरे तो मुलायम का इरादा पूर्वांचल में बीजेपी की लगाम कसना है। ऐसे में ये सवाल दिलचस्प हो गया है कि क्या काशी में सभी दलों के दिग्गजों का शक्ति प्रदर्शन रंग जमा पाएगा? क्या काशी और आजमगढ़ का सियासी दंगल पूरे पूर्वांचल को प्रभावित कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलमान सोज साहब, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बुक्कल नवाब साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आलोक मेहता साहब, वरिष्ठ पत्रकार, और फिरोज बख्श साहब, लीडर आम आदमी पार्टी के। लेकिन सबसे पहले बुक्कल नवाब साहब, आपसे, आजमगढ़ से नेताजी अखिलेश यादव आज बनारस में, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि पूर्वांचल में मोदी की लहर चल रही है। देखिए, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वो तो जनता का दिल बताएगा बुक्कल नवाब साहब, आपका दिल नहीं। मोदी जी जो है वो जनता का दिल बताएगा इस बार। वो तो 16 तारीख बताएगा, जो बताएगा वो तो सामने आ जाएगा। सर के बाल के वो तो आपने भी बता दिया, टीवी चैनल ने भी बता दिया, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल ने बता दिया कि वो अपने नेता के बारे में, नेताजी के बारे में सुन लीजिए हमसे। इसके मतलब ये होगा, एक मिनट जरा बोल नवाब साहब, एक शेर ऐसा जब सवाल हो तो बहुत अच्छा शेर पढ़ा है आपने। आप बात कहते हैं, एक शेर सुन लीजिए नेताजी के बारे में। बहुत दरबारियों में घिर गए जिल्ला इलाही तो मशकूक उनकी हुक्मरानी हो गई। तो दरबारियों में गिर गए जिल्ला इलाही। देखिए, ऐसा है कि ये जो है वो दरबारियों में घिर गए हो, चाहे बादशाहों में घिर गए हो। और ये शेर शायरी नहीं हो रही है, डिबेट हो रही है। आप शेर शायरी करिएगा, शेर शायरी का किसी दिन टाइम रख दिएगा तो शेर शायरी भी आपसे कर लेंगे, समझे आप।
और जिस तरीके से वहां के ऊपर आपके मोदी जी जो है, ये जिस तरीके से पहले चुनाव से पहले ट्रेनें भर के लेके आते थे, दूसरे प्रदेशों से लेके आते थे, और जिस तरीके से रैलियां करते थे, वो जग जाहिर है, सबको मालूम है। और अब जो रैलियां कर रहे हैं यहाँ पे चुनाव के दौर में, तो आसपास के, अरे आपके तो कैंडिडेट ही मिर्जापुर के हैं, मिर्जापुर से एमएलए हैं वो, ये भी सबको मालूम है। मुक्तल नवाब साहब आपके कैंडिडेट ही बाहरी हैं। अरे हमने कैलाश चौरसिया की बात ही, अब ये मिर्जापुर से एमएलए हैं वो, कैलाश चौरसिया जी की हमने बात ही नहीं की है अभी, तो जो बात नहीं आप कह रहे हैं ना, आप तो कैंडिडेट भी बाहर से लाए हैं, आप बिना वजह के लिए बोल रहे हैं बीच में, आप तो कैंडिडेट भी बाहर से लाए हैं। अब बाहर से लाए के अंदर पता ही नहीं होगा, हम बाहर से लाए के अंदर से लेके आए आपसे। अभी ये बहस नहीं है संजय, आप जो बहस है उस बहस को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, आपने तो कहा कि ट्रेनें भर के लोग बाहर से लोग ला रहे थे, मैं कह रहा हूँ आप कैंडिडेट ही बाहर से ला रहे हैं। अरे आप कौन जवाब दे, आपसे जब दीपक चौरसिया जी जब आपसे सवाल करे तब आप जवाब दिए ना। सवाल करना मेरा काम है मुक्तल नवाब साहब, सवाल करना मेरा काम है, आपका नहीं। आप आपका सवाल नहीं, मेरा ही सवाल है, मैं दीपक चौरसिया ही बोल रहा हूँ मुक्तल नवाब साहब। आप बोलिए दीपक जी, वो समझे। अच्छा आप बोलिए जी, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि 3000 ट्रेनें भर के बीजेपी कांग्रेस के लोग ले आए। मैं कह रहा हूँ कि कैलाश चौरसिया का तो खुद आप मिर्जापुर से लाए, वो भी खुद बाहरी हैं जी। लेकिन कैलाश चौरसिया जी बाहर के हैं, लेकिन आप जो बात अल्फाज कह रहे हैं उसको तो सोच समझ के बात करिए कि वो चौरसिया है। चौरसिया जो है पान वाले होते हैं, पान जो है बनारस का पान जो है वही मशहूर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वो खा के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, वो जो है पान बेचते हैं, दिमाग को ठंडा करते हैं, वो बहुत अच्छा कहना क्या चाहते हैं कि देश भर के सारे चौरसिया पान बेचते हैं परंपरागत के हिसाब से ही। डॉक्टर चौरसिया जात ही पान की है, आप क्या अरे जात पात में मत पड़िए, चौरसिया लोग बहुत काबिल भी होते हैं, हमारे दीपक चौरसिया भी बैठे हैं। ये कहना क्या चाहते हैं, चैनल भी चलाते हैं। नहीं डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, बड़ा सवाल यहाँ बाहरी का है। अजय राय कह रहे हैं कि मैं अकेला बाहरी नहीं हूँ, बाकी सभी बाहरी हैं। अरविंद केजरीवाल भी बाहरी हैं। नहीं देखिए, सवाल ये विधानसभा का नहीं हो रहा है, प्रदेश की विधानसभा का। आज देश में लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी है और केंद्र की सरकार के चयन की बात चल रही है, और यहां पर खासतौर से नरेंद्र भाई मोदी का जिस प्रकार से आगमन हुआ है, यह वास्तव में लोकतंत्र के लिए और खासतौर से देश में जो जनता के मन में नरेंद्र भाई मोदी के लिए अगाध प्यार है, ऐसे समय में यह वाराणसी के लोगों को एक अवसर मिला है, और वाराणसी के लोग इसे बाहरी नहीं बल्कि अपने शुभ अवसर के रूप में देख रहे हैं। और खासतौर से उस व्यक्ति के बारे में जो आज पूरे देश के समग्र विकास की अपनी योजनाएं दुनिया के सामने रख रहा है। और इतना ही नहीं, करोड़ों करोड़ नौजवानों के मन में एक आशा की किरण पैदा हुई है। महंगाई से जो खासतौर से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की कमर टूट गई है, उनको एक आशा की किरण दिख रही है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो कम से कम महंगाई पर नियंत्रण करेगा, भ्रष्टाचार का मुंह तोड़ जवाब देगा। इसलिए आज जो नरेंद्र भाई मोदी का आगमन काशी में हुआ, यह आगमन कोई बाहरी और इधर का नहीं बल्कि इस देश के उस व्यक्ति के बारे में सोच बनाई गई है जो इस देश को एक नई दिशा देगा, और 10 बरस से जो यूपीए के कुशासन में इस देश ने खोया है, वो सारे चीजों को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी के बारे में काशी की जनता के मन में जरा सा भी ऐसे भाव नहीं है कि ये बाहरी हैं या कहीं बाहर से आए हैं, बल्कि उन्होंने जो अपना रिश्ता बनाया है वाराणसी से, ये जीवंत रिश्ता बनाया है, और इस रिश्ते का मूल्यांकन होगा और इस रिश्ते को महत्व भी काशी की जनता देगी, महत्व देगी। लेकिन सलमान सोह साहब, आपको नहीं लगता कि
नरेंद्र मोदी की रणनीति ये थी कि पूरे पूर्वांचल को प्रभावित किया जाए। क्या पूरा पूर्वांचल प्रभावित हो पाएगा? उनकी रणनीति सक्सेसफुल होगी? मेरे ख्याल में जब बीजेपी ने ये फैसला किया कि मुरली मनोहर जोशी जी को कानपुर भेजा जाए और नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी लाया जाए, आइडिया मेरे ख्याल में यही था कि उनकी प्रेजेंस से यूपी और बिहार के कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पे असर पड़ सकता है, ये उनका ख्याल था। पहले तो उन्होंने अपने सीनियर लोगों को नाराज किया, उसके बाद ये पता चला इलेक्शन जैसे नजदीक आता गया और फिर फेजेस कुछ हुए इलेक्शन के कि जो लग रहा था वो हो नहीं रहा था। तो उसके बाद काफी सारी चीजें इन्होंने की, मजहब पे, कभी जात पे, तो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अब ये बात पहुंची है कि स्ट्रेटेजी बनाई जाती है तो सीनियर को नाराज नहीं किया जाता है। 16 तारीख को सबको पता चल जाएगा। बल्कि स्ट्रेटेजी एक बात है मुझे समझ नहीं आता भाईजान, आपको इतनी क्यों, आप क्यों इंटरप्ट, आप बिल्कुल पूरा देश देखेगा 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप क्यों ऐसे दादागिरी करते हैं? ये बीजेपी, अरे देखिए बीजेपी वालों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जब दूसरे बात कर रहे हो तो सुन लेना चाहिए। जैसे मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आए तो फिर आप कुछ कहिए, लेकिन अपनी बारी के वक्त मेरे टाइम पे आप टोकिए मत, क्योंकि आपके बोलने से फिर लोगों पर असर पड़ता है। नहीं, आप अपनी बात अगर पूरी करना चाहें तो कर सकते हैं। वो शोर सुनते हैं हिंदुस्तान के लोगों को शोर सुनने से फायदा नहीं आएगा। ये फायदा आएगा कि कैसे हम आगे को चल सकते हैं, इस हिंदुस्तान को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे बात करने दीजिए, फिर अब आप अपनी बात पूरी करें या हम लोग कुछ बोले? सो साहब आप अपनी बात पूरी करिए। अरे बात करिए। तो आप जब बोलने नहीं देंगे तो कैसे कर सकते हैं? सो साहब आप बात पूरी करिए, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है आपको। मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ मैं ये कहना चाहता हूं, इतना घबरा क्यों जा रहे हैं सो साहब? वो फेल हो गई। अरे फिर से आप, अरे भाई आप इतने क्यों एक्साइट हो रहे हैं? मैंने कुछ कैसा बोल दिया? मैं ये कह रहा हूं कि आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। अरे फिर से आप, अरे भाई आप इतने क्यों एक्साइट हो रहे हैं? मैंने कुछ कैसा बोल दिया? मैं ये कह रहा हूं कि आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई, तो आप क्यों टेंशन में आ रहे हैं? चलिए नहीं फेल 16 मई को सबको पता चल जाएगा। आपने माना स्ट्रैटेजी फेल हो गई। आलोक मेहता जी, स्ट्रैटेजी फेल हो गई, पूर्वांचल पे जो प्रभाव डालने की इच्छा थी। हाँ देखिए, ये वैसे सही बात कह रहे हैं कि जितना, लेकिन जिस तरह से पहले शुरू में लग रहा था कि एकदम लहर बन जाएगी, थोड़ी कठिनाई दिखाई देती है। क्योंकि चुनाव है, चुनाव में अंतिम क्षणों तक, आज तो देखिए अभी भी 12 तारीख को वोटिंग होना है, इसलिए कि पार्टी दावा करे, चौरसिया जी भी दावा करें, सोच साहब भी करें, लेकिन आप देखिए कि सचमुच में जो सोचा गया था, पार्टी ने भी सोचा, नरेंद्र मोदी जी ने भी पहले स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई बनारस से, लेकिन वाराणसी का जो चुनाव दिखाई दे रहा है, आज की रैली दिखाई दी, कल भी केजरीवाल की जो हुई, तो जो लगता था ना कि बिल्कुल वाकओवर जैसा हो जाएगा कि भाई जहां से, लेकिन और इसलिए चौरसिया जी, मेरा मानना है कि नेहरू जी फूलपुर से लड़ते थे तब भी कठिनाई हो सकती थी, इंदिरा गांधी लड़ती तब हो सकती थी, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के होते हुए वहां से एक बार सिंधिया से चुनाव हार गए। तो ये चुनाव जीत हार का नहीं, लोकतंत्र में आप लोग जिस तरह से अभी जो बात कह रहे थे, ये मान के चलिए कि अभी भी आपकी पार्टी लोग कहते ना भाई हम जीतेंगे, वो विश्वास है, लोगों को भ्रमित चाहे करिए, लेकिन ये मानिए कि चुनाव है। एक वोट से भी, पिछली बार सीपी जोशी जैसे हार गए थे ना, एक वोट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो कोशिश की गई, मुझे लगता है कि माइनॉरिटी वोट जिस तरह से आज रैली दिखाई दी है, यदि वो कांग्रेस की तरफ चला गया, केजरीवाल दावा कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि केजरीवाल पर कोई भरोसा करेगा माइनॉरिटी वाला, लोग दावा कर रहे हैं, मीडिया में भी कहा जा रहा है, लेकिन इसी की केजरीवाल को दिल्ली में और देश भर में देख चुके हैं कि वो कितना उन्होंने लोगों को धोखा दिया है। तो माइनॉरिटी यदि समझदारी से देगा, समाजवादी पार्टी भी वहां पर है, वो यदि वोट, पिछली बार भी 17,000 से जोशी जी हारे थे, इसलिए चुनौती को मानिए। जोशी जी जीते थे 17,000 से सिर्फ, इसका मतलब है कि कठिन चुनाव क्षेत्र है। जोशी जी के लिए तो उपकार किया मोदी जी ने कि उनको कानपुर भेज दिया, वरना जोशी जी शायद इस बार तो बिल्कुल चुनाव हार जाते, इस लहर में हार जाते। इसलिए बेहतर है कि मोदी जी ने उनकी इज्जत बचा दी, अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। अब देखिए मुकाबला है, मुकाबले में 12 तारीख को कहीं भी हो सकता है, 10,000 वोट से कोई भी आगे हो जाए या 1 लाख वोट से मोदी जीत जाए, तो बनारस वाले अपने आप फैसला करेंगे। फिरोज बख्श साहब, अरविंद केजरीवाल, साफ कहा आलोक मेहता जी ने कि अरविंद केजरीवाल पे भरोसा नहीं रहा, जिस तरह की हरकतें उन्होंने पिछले 6 महीने में करी उसके साथ। देखिए मैं आ रहा हूँ डॉक्टर शास्त्री, आपका साथ आ रहा हूँ। ऐसा है, देखिए ये कह देना बहुत आसान है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए
राजनीति पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ऊंच नीच इसमें होती है। मानते हैं आप? सुनिए, दिल्ली मानते हैं आप? वो तो साफ करने आए थे उसको, सुनिए, वो तो साफ करने आए थे। नहीं, मेरी बात उसी गंदगी में कूद गए। दीपक भाई बिल्कुल ठीक है, उसी गंदगी में कूद गए, उसको साफ करने के लिए कूदे हैं, बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं छींटे अपने ऊपर भी आती हैं, ये भी बात सही है। हाँ, दिल्ली में गलती हुई है, दिल्ली अपने पास रखनी चाहिए। आज अगर दिल्ली अपने पास होती, आम आदमी पार्टी के पास, उसका बड़ा अच्छा असर होता, बड़ा अच्छा काम चलता रहता है दिल्ली वालों। ये गलती हुई है, लेकिन हालात ऐसे थे कि कूदना पड़ा, पूरे यानी ऑल ओवर इंडिया जाना पड़ा। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल का असेसमेंट सिर्फ मेरी बात पूरी होने दें प्लीज, थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं एक सेकंड कह के बात पूरी करूंगा, थोड़ा धैर्य रखें, आपको वक्त मिलेगा, आप पहले तकरीर कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 49 दिन का वक्त मिला है। आज भी पब्लिक ये कह रही है और वाराणसी की पब्लिक ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को लाओ और 5 साल दो। आपके सिवा कोई नहीं कह रहा है। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं। ये तो देखिए, बड़ा अजीब और गरीब रिजल्ट आने वाला है पूरे हिंदुस्तान का, खासतौर से बनारस का। अब ये जैसे हमारे किसी भाई ने कहा है 16 तारीख को अपने आप सब कुछ साफ हो जाएगा। तो बनारस में 10 घंटे लाइट नहीं आती, अरविंद केजरीवाल वहां से जीतेगा तो ये लाइट वहां पे 24 घंटे आएगी। वहां पे बिजली के मीटर डोलेगा कि लाइट की अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो इन्वर्टर अपने आप चालू हो जाएंगे। क्या कमाल होगा, क्या कमाल होगा। सलमान सोच साहब, उसके बाद में डॉक्टर विजय शंकर शास्त्री के पास जाऊंगा। सलमान सोच साहब की बात करते हैं ये लोग। दिल्ली में भी 50% पे तो लाइट दी है लोगों को। आज लोगों का क्या हाल है दिल्ली में? आज लोगों का क्या हाल है? देखिए, त्राही कर रहे हैं बिजली के बिल से। हाँ, तो अब अरविंद केजरीवाल दोबारा आएंगे दिल्ली में, दिल्ली भी चलेगी। 47 दिन में तो छोड़ के भाग गए वो। सब्सिडी उन्होंने लोगों को दी नहीं। हालात ऐसे बन गए जिस वजह से ऐसा हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। पब्लिक है, फिरोज बख्श साहब, ये पब्लिक है, सब जानती है। सलमान सोच साहब 5 साल मिलेंगे आम आदमी पार्टी। सलमान सोच साहब, देखिए, मैं सिर्फ देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली से 49 दिन में इस्तीफा दिया, उसका असर इनकी पार्टी पे बहुत बुरा पड़ा है। और हिंदुस्तान के लोग और खासतौर से वाराणसी के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं कि अरविंद जी में स्टेइंग पावर ऐसा है कि वो लोकसभा में रहते हुए उनकी खिदमत कर पाए। और उसी तरह से आपको ये भी याद होगा कि जैसे बड़े बड़े लीडर का किसी कंस्टिट्यूएंसी में आना, उससे जरूरी नहीं कि आप अपने हाल की फिक्र कीजिए, हिंदुस्तान में क्या आपका हाल होने वाला है। देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो सुपड़ा साफ हो जाए। देखिए, आपकी पार्टी दागी पार्टी है, हमारी पार्टी दागी पार्टी नहीं है। आपको तो बिल्कुल पेशेंस। आप सुनिए, आप तो सुनिए ना। मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता। आप लोग सब लोग मुझे ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर सकता। प्लीज गो अहेड। दूसरी बात है कि अगर लगा कि बड़े लीडर आ गए, देखिए राजनाथ सिंह जो है वो गाजियाबाद में थे, 5 साल लोग कहते हैं नजर नहीं आए, उसके बाद वो वहां से निकल गए, कोई गाजियाबाद का फायदा नहीं आया। मुरली मनोहर जोशी वो बहुत सीनियर लीडर हैं वाराणसी के, बीजेपी के, हिंदुस्तान के। और वाराणसी में देखिए बुरा हाल है। और वाराणसी में बीजेपी के लीडरों ने 4-5 टर्म से एक टर्म को छोड़ के गाजियाबाद एक टर्म को छोड़ के लगातार 5 साल बीजेपी वाले वाराणसी में है, कॉर्पोरेशन भी है। अरे देखिए भाई साहब, आपका जब टर्न आए आप बोलिए, हिंदुस्तान के लोगों को बात सुनने दीजिए, अपनी बात ऐसे मत रखिए। एक एक करके डॉक्टर शास्त्री जी, एक एक करके इसके बाद मैं आपके पास ही आने वाला हूँ, वो कर दूंगा। इसके बाद मैं आपके पास ही आने वाला हूँ। इतना लंबा बातें करेंगे। मैं जवाब देना चाहता हूं। काशी में हम लोग 5 बार से सांसद थे। नहीं, वो मैं इसके बाद आपके पास ही आने वाला हूँ डॉक्टर शास्त्री। 3 मैं आपके पास ही आने वाला हूँ डॉक्टर शास्त्री। मैं इसके बाद आपके पास ही आने वाला हूँ। रखा है और प्रदेश सरकार ने हाथ बांध रखा है। हमारे विधायक और एमपी क्या करेंगे जरा सा ये तो बताओ। आज बनारस में जो भी काम चल रहा है वो हमारे लोगों के द्वारा सैंक्शन इंडिया पीरियड के काम चल रहे हैं। और आज तक डॉक्टर शास्त्री मैं इसके बाद आपके ही पास आऊंगा। डॉक्टर शास्त्री इसके बाद मैं आपके ही पास आऊंगा, आपके ही पास आऊंगा। सोच साहब, आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए। की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और राज्य में अरे शास्त्री जी गेट क्रैश मत करिए, उन औरों को भी बोलने दीजिए। देखिए शास्त्री जी, देखिए इस शो के मॉडरेटर जो है चौरसिया साहब है, वो हमको टाइम देते हैं, समय नहीं दिया। आप उनको काम करने दीजिए। मैं सबको बराबर वक्त दूंगा, घड़ी गिन के दूंगा। मैंने बात की, फिर आप कीजिए। देखिए चौरसिया जी, मेरे बदले आप शास्त्री जी को टाइम दे दीजिए। चलिए मेरे बदले कर ले। शास्त्री जी बताइए जी, आपकी बात सुनते हैं। चलिए, सलमान सोच साहब ने अपना टाइम आपको दिया। डॉक्टर शास्त्री आप अपनी बात कह लीजिए। बताइए, मुरली मनोहर जोशी इतने अनपॉपुलर क्यों हो गए थे बनारस में?
और पूर्वांचल की सीटों पर मोदी असर क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? देखिए मुरली मनोहर जोशी, देखिए छोड़ दीजिए जोशी जी की बात। अनपॉपुलर थे बनारस में, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनारस में काम नहीं किया? जी छोड़ दीजिए वो बात, पूर्वांचल की बात करिए, लार्जर पिक्चर पर आइए। बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले। है पूर्वांचल पर मोदी जी असर क्यों नहीं डाल पा रहे? आना चाहता हूं। देखिए वैसे तो वाराणसी में नहीं, मैं ये बतलाना चाहता हूं कि मोदी जी का पूर्वांचल पर पूरा असर है, और खासतौर से पूर्वांचल ही नहीं, उत्तरी बिहार और मध्य प्रदेश पर भी उनका प्रभाव देखा गया है। और ये रिजल्ट 16 तारीख को समझ में आएगा। काशी में एक तरफा लड़ाई चल रही है, भले ही प्रदर्शन की बात है, रैली की बात है, जिसमें बाहरी लोगों का सहयोग लेकर के कांग्रेस पार्टी ने और आप पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने जो भी प्रदर्शन किया, पर काशी में भारतीय जनता पार्टी को तो रैली करने का और रोड शो करने का परमिशन ही नहीं दिया गया। ये तो जनता स्वतः रोड पर आई थी। और नरेंद्र भाई मोदी की अगर रैली काशी में नहीं हो सकती है और नरेंद्र भाई मोदी की रैली कश्मीर में हो सकती है, तो इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि किस तरह की दुर्भावनापूर्ण बातें उनके साथ हो रही है। ये सब बौखलाहट में और घबराहट में ही होती रही है। लेकिन काशी की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी के साथ प्रचंड अपना समर्थन दिखलाया है, और इसका आप परिणाम देखेंगे। कम से कम 5 लाख से एबव वोट से नरेंद्र भाई मोदी काशी में चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं आपसे, और इसको नोट कर लें जो भी सुन रहे हैं हमारे बंधु लोग। और ये 16 तारीख हवाई जहाज राजनीति हुई है, हेलीकॉप्टर राजनीति हुई है, 5 लाख वोट लॉक कर लिया जाए। 5 लाख वोट लॉक कर लिया जाए। ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के दावेदार थे और पूरे देश भर में रैली कर रहे थे, रैली किया। 5 लाख वोट हम लॉक कर लेते हैं और बेच लेते हैं। जहाजी राजनीति कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर राजनीति कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? 5 लाख वोट हम लॉक कर लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपने तमाम रिपोर्टर्स के पास चलेंगे जो इस वक्त काशी के घाट पर मौजूद है, और उसके बाद बुक्कल नवाब साहब के पास भी चलेंगे। बड़ी देर से हाथ उठा रहे हो। चलते हैं सबसे पहले काशी ग्राउंड जीरो पर हाल लेने हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, एक एक करके बताइए, चारों जो कैंडिडेट है प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के, मोदी, कांग्रेस के, बीजेपी के और साथ ही साथ बीएसपी के, चारों के क्या क्या हाल है, क्या है? राकेश, एक एक करके बताइए, चारों जो कैंडिडेट है प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के, मोदी, कांग्रेस के, बीजेपी के और साथ ही साथ बीएसपी के, चारों के क्या क्या हाल है, क्या समीकरण बैठ रहे हैं वहां पर, एक एक करके, क्योंकि हमारे 4 सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, चारों एक एक पॉलिटिकल पार्टीज को कवर कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, जिस तरह से कांग्रेस ने आज आखिरकार अपना पूरी ताकत जो है झोंक दिया अपने उम्मीदवार के लिए, और जिस तरह से रोड शो के जरिए राहुल गांधी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को और खासकर वैसे जो इलाकों को उन्होंने रोड शो के जरिए जोड़ने की कोशिश की जो कि अल्पसंख्यक थे, और यहां पर जिस तरह से कल अल्पसंख्यक दिखे थे अरविंद केजरीवाल के रोड शो में, आज अल्पसंख्यकों की संख्या जो है राहुल गांधी के रोड शो में था। हम रजत से जानेंगे। रजत जो है समाजवादी पार्टी का आप लगातार नजर बनाए हुए थे, समाजवादी पार्टी का क्या स्थिति है? देखिए, आज तक की बात करें तो आज से पहले समाजवादी पार्टी बनारस में दिखी नहीं रही थी, कोई चर्चा नहीं थी। लगातार लोग आजमगढ़ की मुलायम सिंह की बात कर रहे थे, लेकिन आज जब अखिलेश यादव ने रोड शो किया, लगभग 10 से 12 किलोमीटर वो भी चले, तो आप कह सकते हैं एक जन सैलाब था साथ में। तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन हुआ जान के कि आज तक समाजवादी पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा था बनारस में। आज अखिलेश यादव आते हैं और दावा करते हैं कि भाई लोकल भीड़ यहां सबकी थी। तो कैसे आखिर आप फॉर्मुलेट करेंगे कि वोटर का इस समय माइंडसेट क्या है? क्योंकि जितने भी रोड शो हमने देखे उस सब में भारी भीड़ थी, भारी भीड़ थी। हम यतीन्द्र से जानना चाहेंगे। यतीन्द्र, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का जो अघोषित रोड शो था, या जिस तरह से बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता यहां पर डेरा डाले हुए थे, लगातार प्रचार का कमान संभाले हुए थे, किस तरह से नरेंद्र मोदी की स्थिति आप यहां पर देख पा रहे हैं?
देखिए, जहां तक बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी की बात है, जैसे बनारस इसी वजह से चर्चा में कि यहां से जो एनडीए के पीएम पद के कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो चर्चा बनारस की वहीं से शुरू हो जाती है और जब खुद नरेंद्र मोदी यहां पर आते हैं तो किस तरह का हुजूम होता है, किस तरह का जन सैलाब होता है, वो सबने देखा। क्योंकि अनुमति उन्होंने मांगी, 4 से 5 प्रोग्राम एक दिन में रखने की अनुमति मांगी, लेकिन प्रशासन ने नहीं दी। तभी बीजेपी ने एक रणनीति इस तरह की बनाई कि प्रोग्राम ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी जन समर्थन, जो कह सकते हैं जो विश्वास जनता का हो, वो उनको मिले और उस रणनीति में वो कामयाब हुए। सीधे तो अगर मुद्दों की बात करें तो गंगा उन्होंने सामने रखा, गंगा की आरती का उन्हें अनुमति नहीं मिली। बीजेपी के नेता जो हैं नरेंद्र मोदी को लेकर जो मार्जिन है उसको लेकर कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर मैं बीजेपी के नेताओं की बात करूं तो काफी आश्वस्त हैं वो। उन्हें लगता है कि लड़ाई यहां पर जो हो रही है वो जीत के लिए नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी के मुकाबले नंबर 2 पर कौन आएगा, नंबर 3 पर कौन आएगा, उसकी लड़ाई यहां पर बीजेपी नेता दूसरी पार्टियों से मान के चल रहे हैं। अच्छा दीपक जी, एक हमारे स्थानीय सहयोगी हैं, इनका जिस तरह से ये लगातार संतोष जी बीएसपी या आप पार्टी अरविंद केजरीवाल लगातार आप नजर रख रहे थे, किस तरह से दोनों पार्टियों को, पहले हम जानना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल का, उनका रोड शो था और एक त्रिकोणीय जो संघर्ष बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या त्रिकोणीय संघर्ष में है वो? इसमें दो राय नहीं है कि त्रिकोणीय संघर्ष है। यदि पहले दिन की बात की जाए, जब से आप पार्टी ने नॉमिनेशन किया और नॉमिनेशन के बाद आज तक चुनाव प्रचार बंद होने तक, साफ साफ बात है कि ये लगातार अपने प्रचार के माध्यम को न केवल बढ़ाए बढ़कर जनता तक पहुंचे हैं। सबसे खास बात जो इनमें देखी गई कि वो ग्रामीण अंचलों में जहां सुधीर लोग नहीं जा पाते हैं, नेता जिनको बहुत ध्यान नहीं देते, उन जगहों पे भी वो पहुंचे। ये एक अलग बात यहाँ पे हम जोड़ेंगे कि वोट मिलेगा नहीं मिलेगा ये एक अलग बात है, लेकिन कल की रोड शो यदि बात कर लें। लेकिन संतोष जी, कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे थे कि जो आप पार्टी का रोड शो है वो बाहरी लोगों से, उनका बाहरी लोगों का, आयातित लोगों को लाया गया है। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि इसमें आयातित लोग या यूं कहा जाए कि दूसरे प्रांत और दूसरा जिला से बहुत सारे लोग रहे। ये भी सही है कि दूसरे लोगों का यदि एक संतोष जी, क्योंकि समय कम है, हम जानना चाहेंगे कि बीएसपी यहाँ क्या मुकाबला को चतुष्कोणीय बनाने में सफल हो पा रही है? देखिए, बीएसपी का यदि देखा जाए तो बड़े नेताओं की यदि बात कर लें तो सिर्फ और सिर्फ कल घोड़ा कला में मायावती ने आके संबोधन किया अपने बेस वोट को संभालने का, या ये कहा जाए कि पुनः उसे वोट बैंक तक ले जाने का प्रयास किया है। और बाकी समय बीएसपी का न तो प्रत्याशी दिखा है, न उनके कैडर दिखे हैं, न प्रत्याशी दिखे हैं। तो जो चतुर्कोणी वाली बातें चल रही है वो नजर नहीं आता है, ऐसा संभावना नहीं दिखता। तो दीपक जी, यहाँ पर जिस तरह से जो संघर्ष है त्रिकोणीय है, कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी, कांग्रेस और जिस तरह से आप पार्टी अरविंद केजरीवाल ये मुख्य मुकाबले में हैं, लेकिन जिस तरह से रोड शो किया गया है, जहां अरविंद केजरीवाल के रोड शो में अल्पसंख्यक दिख रहे थे, लेकिन आज कई ऐसे अल्पसंख्यक, आज भी जो राहुल गांधी का रोड शो था उसमें वे लोग शामिल थे, तो राहुल गांधी भी अल्पसंख्यकों को तोड़ने में सफल हुए हैं। लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब 12 तारीख को जब मतदान होगा तो क्या अल्पसंख्यकों का समर्थन कांग्रेस को कितना मिलता है? दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश और हमारे तमाम सहयोगी। आलोक जी, आपको क्या लगता है अल्पसंख्यक वोट बैंक क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्ट्रैटेजिक वोट करेगा या ये बटेगा? क्योंकि बीएसपी भी अल्पसंख्यकों की बात करती है, समाजवादी भी, आम आदमी पार्टी भी उस पर टिकी हुई है और कांग्रेस भी उसी पर। देखिए, ये बात सही है कि लोग अपना विकास भी देखना चाहते हैं और यूं मोदी जी ने भी कोशिश की है कि अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ लाएं, लेकिन जिस तरह का मूड बनाया है और जो उग्र बनाया गया कुछ, उसको उस हद तक आप देखें कि कुछ पिछले 2-4 दिनों में चाहे जो बयान आए, मोदी जी का भी जो तेवर था, उसके बाद निश्चित रूप से अल्पसंख्यक वोट, बल्कि उन लोगों ने कुछ घोषणा भी की है कि आज या कल में घोषित करेंगे। अंसारी आज पेरोल पर गए थे, हो सकता है वो गए अपने इलाके में, लेकिन उनका भी एक अलग अपना प्रभाव रहा है। पिछली बार वही डॉक्टर जोशी के खिलाफ भी खड़े थे। इसलिए यदि अजय राय और अल्पसंख्यक राहुल गांधी जो अपना यदि मैनेज कर रहे थे, और अल्पसंख्यक वोट बुनकर, खास करके बुनकरों के लिए जो स्कीम्स कांग्रेस ने देने की कोशिश किया, समाजवादी ने जिसको कहते वहां क्रियान्वित किया होगा, वो इसलिए इस समय जो डरा हुआ, जो कई बार ऐसा होता है कि अधिक कैंपेन में ये दिखाने से कि हम पावर में आ ही रहे हैं, उसका एक नुकसान कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा ऐसा होगा, लेकिन निश्चित रूप से अल्पसंख्यक अब ये सोच करके देंगे कि हम ऐसे आदमी को दे दें। यदि अजय राय अच्छा वोट ला रहे हैं तो उनके साथ यदि चले गए तो निश्चित रूप से एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये चुनाव होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बुक्कल नवाब साहब कहते हैं कि अल्पसंख्यक तो इस बार आम आदमी पार्टी को वोट डालेंगे, समाजवादी पार्टी को नहीं काशी में। ठीक है, अल्पसंख्यक तो हम लोगों से जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा। ये मतलब ये है कि
अब कहने को आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं बीजेपी की जो बैठे हैं शास्त्री जी कि वो घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुनाने को। अभी इलेक्शन 16 तारीख आई नहीं है और इनके जो है संघ में जो है मीटिंग हो रही है कि ये सरकार में कौन कौन बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। मतलब ये लोग जो है पूरी तैयारी में है कि मेरी सरकार जैसे बन गई है। मुंगेरी लाल के सपने देखना जो है कोई बुरी बात नहीं है, ये सपने देख रहे हैं, बढ़िया बात की आपने, जरूर देखें, बनारस की बात करिए ना, सच्चाई जो है इससे बहुत दूर है। बढ़िया बात की बुक्कल नवाब साहब, आपको लेटेस्ट अपडेट लेके देता हूँ, आपको लेटेस्ट अपडेट लेके देता हूँ, आपको लेटेस्ट अपडेट लेके देता हूँ। आप नेताजी को भी बताएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट लेके देता हूँ। संजय शर्मा को फोन लगाया जाए आरएसएस हेडक्वार्टर में। संजय, क्या अपडेट है? संघ की क्या बैठक हुई है अभी तक, क्या क्या हुआ है, हमारे तमाम पैनलिस्ट को सुनाया जाए। देखिए दीपक जी, आज दोपहर 3 बजे से बैठक पूर्व नियोजित थी आरएसएस की। इसको समीक्षा बैठक का नाम दिया जा रहा है, फीडबैक बैठक का नाम दिया जा रहा है। इस बैठक में आरएसएस के तमाम जितने भी प्रांत प्रचारक थे, क्षेत्रीय प्रचारक से इस तरह के जितने भी उनके पदाधिकारी थे, उन सबको यहाँ दिल्ली बुलाया गया है, सबसे फीडबैक लिया गया है। और संघ के सारे आला अधिकारी जितने भी मोहन भागवत, भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी, दत्तात्रेय हांसभोले से लेकर सारे तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सबसे फीडबैक लिया गया है कितनी सीटें बीजेपी कहाँ जीतने की स्थिति में, कहाँ पर उसकी स्थिति कमजोर है, उसके सहयोगियों की क्या स्थिति है और कहाँ पर उनको नुकसान हो रहा है। इन सबका पूरा फीडबैक लेकर के आज दोपहर 3 बजे से बैठक चल रही है, जो 8 बजे खत्म होनी है। उसके बाद में इस बैठक का जो निष्कर्ष है, जो पूरा निचोड़ है, उसको नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के साथ में आरएसएस के सारे आला अधिकारी शेयर करने वाले हैं। उस निचोड़ के बाद में, उस कंक्लूजन के बाद में ये तय किया जाएगा कि आगे इनको 16 तारीख के पहले किन किन सहयोगियों से बात करनी पड़ेगी, कौन से सहयोगी नए बढ़ाने पड़ेंगे, किन किन पे किस किस को लगाना पड़ेगा, किस ममता बनर्जी से किसको बात करनी पड़ेगी, जयललिता से किसको बात करनी पड़ेगी। क्योंकि चुनाव प्रचार में पिछले कुछ दिनों में कड़वाहट भी आई है, उस कड़वाहट को दूर करने का प्रयास भी करना पड़ेगा। संजय, एक मिनट, ममता बनर्जी से बात करनी पड़ेगी, जयललिता से बात करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब ये माना जाए कि एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, ये मान के चल रहा है संघ? जी, आरएसएस का यही आकलन आ रहा है, जिस तरह से अभी माना जा रहा है। सीटों की संख्या तो नहीं आ रही कि आरएसएस ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को कितनी सीटें दी हैं, क्योंकि 12 तारीख का भी वोट होना बाकी है, 2 दिन बाद वो वोट होना बाकी है। लेकिन फिर भी एक जो अनुमान आकलन जो आ रहा है उनका, बहुमत से कुछ पहले रह जाएगी बीजेपी। बहुमत के लिए उसको कुछ नए सहयोगी ढूंढना पड़ेंगे। दीपक जी, कितना बहुमत से पीछे रह जाएगी, इसका कोई आकलन निकलकर सामने आया है? जी, अभी तक तो 200 के आसपास माना जा रहा है, 210 भी कह रहे हैं, 180 से 210, 230 तक आरएसएस के सारे तमाम आला अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हम 200 क्रॉस करेंगे। लेकिन अभी भी उनको ये इस बात का खुटका है, इस बात का अंदेशा लग रहा है कि हम 180 से 210, 220 तक हम लोग आ सकते हैं। ये बीजेपी की काउंटिंग बता रहे हैं वो? जी, ये बीजेपी का एग्जिट पोल नहीं है, आरएसएस का एग्जिट पोल नहीं है। और सहयोगियों के साथ ये 230 तक जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन 200 से 230 के बीच में कहीं सहयोगी के साथ जा सकते हैं सर। तो आरएसएस का एग्जिट पोल कह रहा है कि बहुमत से थोड़ा सा शॉर्ट रह जाएंगे। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, जरूरत पड़ेगी, आरएसएस का एग्जिट पोल बता रहा है अभी तक का? नहीं, देखिए, आरएसएस पहली बात तो कोई एग्जिट पोल नहीं करता है और कोई इस प्रकार की बातें नहीं। आरएसएस आपकी मदद बहुत करता है। आरएसएस का संबंध है ये डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, इतना तो बीजेपी को मैं जानता हूँ। नहीं, मैं वही बतला रहा हूँ दीपक जी कि इतना तो बीजेपी को मैं जानता हूँ, इतना क्रेडिट तो दे दीजिए मुझे। ये समय धर्म संकट में पड़ गए, मैं आपको इतना क्रेडिट तो दे दीजिए मुझे। देखिए, 20 साल से आप मुझे जानते हैं कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस का पूरा सहयोग मिलता है। इस तरह से झूठ मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात कह रहा हूँ दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस का पूरा सहयोग मिलता है, पर आरएसएस का अपना काम बहुत बड़ा काम है। वो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वो भी चूंकि इस देश के एक जिम्मेदार और बहुत बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, ऐसे में ऐसे संगठन की एक चिंता जरूर होती है कि जहां देश में दुर्दशा हो रही, आर्थिक स्थिति देश की डावाडोल कर दी गई है और खासतौर से गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है, ऐसे में हमारे देश के लोगों को कैसे राहत मिल सके, देश को में राजनीतिक दिशा कैसे तय हो सके, इन सब मुद्दों पर उनकी भी चिंता होती है।
लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमें हमारा पूर्ण बहुमत हमें मिल रहा है, और खासतौर से अगर एनडीए के एलाइज की बात करें तो हमारी सीटें 300 से ऊपर जा रही हैं। ये 16 तारीख को आपको तय दिखाई देगा, और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल मिल करके एनडीए की सरकार बना रहे हैं। लेकिन जहां तक कि इस तरह के सर्वे की बात है, ये सर्वे सब चल रहे हैं, और नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा था पूरे देश भर में चला है। दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक, पश्चिम भारत से लेकर के पूर्वोत्तर तक, पूरी हर जगह नरेंद्र भाई मोदी की चर्चा रही है, और देश की जनता ने उन्हें व्यापक रूप से प्रचंड जन समर्थन दिया है। इस बात में कहीं रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और अभी काशी में इलेक्शन होने जा रहा है, पूर्वांचल में का इलेक्शन होने जा रहा है, और पूर्वांचल का इलेक्शन बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। और नरेंद्र भाई मोदी ने आज भी पूर्वांचल में, खासतौर से बलिया में उन्होंने जो संबोधन दिया। अरे डॉक्टर सोनकर शास्त्री साहब, अब कैंपेन खत्म हो गई, खाली 41 सीटें बची हैं। जिस प्रकार कैंपेन खत्म हो गई, खाली 41 सीटें बची हैं। अब मैं यहाँ पर सलमान सोज साहब को जोड़ना चाहूंगा। सलमान सोज साहब, आरएसएस का आकलन आपने देख लिया, और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो ये तस्वीरें हैं जब नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह दोनों आरएसएस हेडक्वार्टर केशव कुंज की तरफ जा रहे हैं। देखिए, 2-3 बातें रखनी है। एक ये फैक्चुअल बात जो मेरे ख्याल में शास्त्री जी ने गलत बोली कि मोदी जी कश्मीर में रैली करके आए, वहां मोदी जी मुझे नहीं दिखे। मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, जम्मू गए थे। तो वो एक बात। दूसरी बात, जो आरएसएस है एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको तो पता है चौरसिया जी, वो तो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे पता नहीं ये सियासतदान, बड़े बड़े लीडर नरेंद्र मोदी जी मोहन भगवत जी के पास क्या करने के लिए जाते हैं, शायद कोई कल्चरल बात करने जाते होंगे। हिंदुस्तान के लोगों को ये बेवकूफ मानते हैं मेरे ख्याल में। हमको सब पता है कि आरएसएस क्या है और बीजेपी क्या है और इनका रिश्ता क्या है बीएचपी वगैरह के साथ। देखिए, इनके सर्वे, मुझे पता नहीं था कि ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से अब ये सर्वे फर्म भी बन गई है आरएसएस की, लेकिन ये भी झूठ सर्वे है। असली सिचुएशन कुछ और ही है। और जो लोग अपने आप को प्राइम मिनिस्टर 5वें फेज के बाद ही बताना शुरू कर दिया था, उनको दीपक जी इनको जरा क्लियर कर दीजिए कि वो आरएसएस का सर्वे था या किसी और का सर्वे था। अरे फिर से क्यों शास्त्री जी, मैंने आपको नहीं इंटरप्ट किया, प्लीज लोगों को सुनने दीजिए मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस नहीं इंटरप्ट करने का क्या मतलब, आप कुछ भी बोलते रहेंगे, हम आपकी बातें सुनते रहे। अरे आप गलत बातें नहीं बोल सकते हैं। आरएसएस ने कोई भी सर्वे नहीं कराया है, इसी में आपको गारंटी दे सकता हूं। आरएसएस का कोई भी सर्वे एजेंसी नहीं है। अरे शास्त्री जी, आप गलत बातें नहीं बोल सकते हैं। छोड़िए दीपक जी, आप इनको स्पष्ट करें कि ये आरएसएस की कोई एजेंसी नहीं है। पहले मैं साफ कर दूं, आरएसएस ने नहीं करवाया, आरएसएस ने किसी सर्वे एजेंसी को दिया होगा, उसने सर्वे करवाया है, और आरएसएस ग्राउंड लेवल पे अपने वर्कर से फीडबैक लेता है और उस फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है। करता हूं कि इनका माइक कम कर दीजिए। अरे आपकी बात कही है चौरसिया जी। देखिए, मैं आपके शो पे आया, मैं कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव हूं और मैं सबकी बात करता हूं कि इनका माइक कम कर दीजिए। अरे आपकी बात कही है चौरसिया जी। देखिए, मैं आपके शो पे आया, मैं कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव हूं और मैं सबकी बात सुन रहा हूं, लेकिन जब मेरी बात आती है, बात करने की तो बारी आती है, तो ये शास्त्री जी प्लीज सलमान सोज साहब को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। सलमान सोज साहब कंप्लीट करिए आप। अच्छा, मैं सुन रहा हूं। हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते थे 5, ये देखिए कहां से लाते हैं आप इन लोगों को। ये क्या बात है भाई? आप हिंदुस्तान के लोगों को मेरी बात नहीं सुनने देंगे? नहीं, बोलिए आप बिंदास बोलिए। हाँ, देखिए, जो लोग अपने आप को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने 5वें फेज के बाद इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, प्राइम मिनिस्टर तो बन गए। मैं कहता हूं वाराणसी में जो लोग हैं, बिहार, यूपी और बंगाल में जो लोग अभी वोट नहीं डाले, जिन्होंने वोट नहीं डाले, जब तक आखिरी हिंदुस्तानी अपना वोट ना डाले 12 तारीख को हिंदुस्तान का इलेक्शन खत्म नहीं होगा। अभी भी इस इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया, चाहे सर्वे कितने भी करा ले बीजेपी, चाहे कितने भी टीवी पे ये दावे करे, कितना भी आरएसएस सर्वे कराए, हिंदुस्तान के वोटर ने अभी अपनी पूरी बात नहीं रखी है। और आपको 12 तारीख के बाद 16 तारीख को जवाब मिलेगा कि हिंदुस्तान का वोटर क्या चाहता है।
चलिए, बिल्कुल ठीक बात बोली फिरोज बख्श साहब। फिरोज बख्श साहब, एक कह दूं बीच में थोड़ा सा। हाँ, संघ को लेकर के चूंकि अभी यहाँ बातचीत चल रही है कि संघ प्रमुख के पास मोदी जी जा रहे हैं, जो आपके रिपोर्टर ने बताया। साहब यहाँ पहुंच भी गए हैं, तो ये एक बात आप याद करें दीपक जी और चौरसिया जी भी वहां मानेंगे कि किस तरह से संघ ने हमेशा कहा है, अयोध्या सोमनाथ से यात्रा शुरू हुई थी, काशी भी एक एजेंडे में रहा है पुराना संघ के हिसाब से, और संघ ने ही तय किया कि प्रधानमंत्री कौन बने। इसलिए अभी ये जो बैठक चल रही है, ये मत कहिए कि संघ का कोई रोल नहीं है। मेरा ख्याल है कि शास्त्री जी को मानना चाहिए कि संघ के कार्यकर्ता संगठन, वो सर्वे कंपनी न भी हो, लेकिन संघ के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर ये इस बार उसी तरह से जैसे बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, वही एक लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी सत्ता में आना चाहिए। ये एक एजेंडा रहा है, इस बात को भी स्वीकार करने की कोई इसमें संकोच होना नहीं चाहिए। संघ तो मानता ही है कि भाई हमारा अयोध्या के बाद काशी, अब काशी में चाहे आप प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव जीत करके आए या उसके बाद कुछ और एजेंडा अपना पूरा करें, तो ये लक्ष्य तो है। और संघ के बिना भाजपा नहीं जीत सकती थी। न डॉक्टर जोशी ये बात कहेंगे, न अडवाणी जी कहेंगे। अडवाणी जी को चाहे कितना नाराज किया हो, लेकिन अडवाणी जी भी संघ के उतने ही पुराने थे और अटल जी भी संघ के ही प्रचारक थे। इसलिए इसको स्वीकार करने में जो दीपक जी कह रहे हैं कि संघ का एक रोल है, उसको बांधने में क्या हर्ज है, जब मोहन भागवत जी ओपनली बुला करके बात कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर शास्त्री मानते हैं इस बात को। डॉक्टर शास्त्री टिप्पणी करना चाहूंगा दीपक जी। शास्त्री एक बात सुन ले, देखिए जो भी रिजल्ट आएंगे, हिंदुस्तान के 14 करोड़ नौजवान वोटर हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपनी इंडोर्स बनाई है, तो देखिए नतीजे बड़े अजीबोगरीब हो सकते हैं। अगर आरएसएस का ये रिजल्ट, आरएसएस का अगर असेसमेंट है या किसी के थ्रू असेसमेंट करवाया है कि बीजेपी की 180 से 200 और या 210-20 आएंगी, तो वो गलत नहीं हो सकती। और उस असेसमेंट को मान के चले, धर्म संकट में ना पड़े आप, और न ही आप इस तरह की टिप्पणी करें कि कई जगह में, जैसे अभी कह रहे थे दीपक चौरसिया के, आपने अभी उनको मोदी को प्रधानमंत्री मान लिया है। जब तक, जैसे सोज ने कहा, जब तक लास्ट वोटर अपना वोट नहीं डाल ले, हम कोई भी इस समय कोई भी शून्य नहीं है, कोई भी शून्य नहीं है, सभी जो है 100 के आसपास हैं। लिहाजा सोच समझ के हमें ये बात करनी चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, सिर्फ 30 सेकंड है मेरे पास, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? दीपक जी, हम जी, मैं ये इतना कहना चाहता हूं, अभी मित्रों ने जो ये बात कही है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए जब तक आखिरी व्यक्ति वोट नहीं दे देता है। पर देखिए ना, सर्वे एजेंसियां अब स्वतंत्र काम करती हैं, एग्जिट पोल स्वतंत्र काम करता है। आप लोग भी तमाम ऐसे कार्यक्रम दिखलाते हैं जिसमें आप लोग भी ये तय करने की कोशिश करते हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ऐसे में अगर हम ये अपने बारे में जानते हैं और हम अपना पूरा आधार भी जानते हैं, हम अपना पूरा पोजीशन जानते हैं, हम ऐसे में अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री हो चुके हैं, तो इसमें कौन सा हम अपराध कर रहे हैं? हम तो एक मानकर ही चल रहे हैं, और वो 16 तारीख को तय भी हो जाएगा। इसके लिए भी मैं कह रहा हूं, तो मेरे मित्रों ने जो बात कही उससे मैं ना इत्तेफाक रखते हुए इस बात को कह रहा हूं कि केवल मैं ही नहीं, देश की जनता भी मान चुकी है कि नरेंद्र भाई मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री हो रहे हैं, और यही सच्चाई आएगी। जहां तक नरेंद्र भाई मोदी की बात है और जहां तक देश की बात है, इस देश में आवश्यकता आज है, जिस तरह से देश की बर्बादी हुई है, बदहाली हुई है और महंगाई और भ्रष्टाचार में ये देश अकंठ डूबा है। आज इस देश को नरेंद्र भाई मोदी जैसे लोगों की जरूरत है, और जनता ये जरूरत पूरी करेगा। चलिए, मेरे पास माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही है। हाथ कंगन को आरसी क्या 16 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।